हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का मैथ्स की इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था यानी इंटीग्रेशन बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज नंबर 11 यानी समाकलन के अनुप्रयोग के बारे में, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक आएगा क्षेत्रफलन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आज समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ेंगे और समाकलन का अनुप्रयोग हम किन किन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ करते हैं वो सारी बातें जानेंगे। सबसे पहला आता है आपको क्षेत्रफल निकालना किस तरह से। तो इसमें देखो, आपको मेनली क्या याद रखना है, एक तो इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। इनके अलावा देखो कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें मुझे जान लेनी है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं रेखा की। देखो, रेखा का जो मानक रूप होता है वो आपका होता है y बराबर mx प्लस सी के रूप में होता है, ठीक है ना। और जब भी रेखा का आपको मतलब उपयोग लेना हो तो रेखा की पहचान कैसे करनी है, यानी रेखा के लिए जो दोनों चरों की घात क्या आएगी, एक आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और रेखा मान लो आप किसी भी तरह से कह सकते हो। दूसरा, अगर हम बात करें परवलय के बारे में, देखो जो परवलय होता है उसके देखो चार मानक रूप होते हैं और वो आपको चारों ध्यान रखने हैं। एक तो होता है मेरे पास वाई स्क्वायर इक्वल 4x होता है, दूसरा होता है वाई स्क्वायर इक्वल -4x, और तीसरा होता है एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, और एक होता है एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay। इन चारों के बारे में आपको अलग अलग जानना है। इन चारों को किस तरह से दिखाते हैं, कैसा करते हैं, वो सारा देखिए। देखो, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। देखो, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये देखो, जिस पर सिंगल घात है वो देखना। एक्स पर देखो सिंगल बात है, यहाँ पर एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। जो आपका प्रलय आएगा वो देखो जिधर सिंगल घात है ना एक्स की, उस एक्स की तरफ आ जाएगा, उसके दोनों ओर इस तरह से। तो ये प्रलय हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इक्वल 4ax वाला। और जो -x वाला है वो आपका इस तरह से आ जाएगा अभी, यानी यहाँ पर मेरे पास है एक्स डैश वाई डैश, और ये आपका इधर -x की तरफ आ जाएगा। इसको मान लेंगे आप वाई स्क्वायर इक्वल -4ax, ठीक है ना। और इसमें देखो आपका ये प्लस वाई की तरफ आ रहा है ना, तो आपका प्रलय किधर देगा, इस तरह से आएगा ये, यानी ये x है, ये x डैश है, और ये y डैश है, और ये y है। तो आपका प्रलय इधर इस तरह से y के अनुदिश दिशा देगा, ठीक है। ये किसको दर्शा रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay को। और अगर हम देखो यहाँ पर हमारे पास सारा माइनस का ये y आ रहा है, तो माइनस का y आने का मतलब जो प्रलय आपका होगा वो इस बार -y की तरफ, यानी इधर इस तरह से आ जाएगा। ये प्रलय दिखाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay को। तो ये इस तरह से आपको जो चारों प्रलय के अलग अलग रूप है वो ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये हमारे ध्यान में रह जाएंगे। अब देखो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे देखो इसमें आपको याद क्या करना है। अब देखो एग्जाम में पहचान कैसे करनी है कि आपका प्रलय है या नहीं है। तो देखो इसमें ध्यान रखना कि प्रलय की पहचान होती है, प्रलय की पहचान। तो इसमें क्या याद रखना आपको, यानी एक चर की घात 2, एक चर की घात क्या आएगी 2, तथा दूसरे चर की घात क्या आएगी 1 आएगी, दूसरे चर की घात आएगी 1। ये दोनों ध्यान रखना है। एक चर की घात 2 आएगी, एक की क्या आएगी 1 आएगी। और देखो दूसरी बात, ये बिना रूट के अंदर आएगी। जैसे मान लो कि ऐसे लिखा हो सकता है ये, और अगर मान लो कई बार इसको ऐसे लिख दे √x, तो ये भी प्रलय ही है, क्योंकि जब आप इसका वर्ग करोगे ना तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये हो गया प्रलय के बारे में। और इसकी जो नापी होती है यहाँ पर वो होती है आपकी 1,0, ठीक है ना। इसकी यहाँ पर होती है -1,0, इसकी यहाँ पर होती है 0,a, इसकी यहाँ पर 0,-a। ये आपको सारी बात ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद देखो आपको वृत्त और दीर्घवृत्त के बारे में भी जान लेना है। अब देखो वृत्त की जो समीकरण होते हैं, मानक समीकरण, वो आपने 11वीं क्लास में सीखी है, उसी को भी आपको एक बार फिर से यहाँ पर याद रखना है। देखो अगर हम बात करें वृत्त के बारे में,
तो इसकी मानक समीकरण होती है, मानक समीकरण होती है इसकी x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो इसका जो केंद्र होगा यहाँ पर वो माना जाएगा एच के और इसकी जो त्रिज्या होगी वो मानी जाएगी आर। और जो वृत्त की समीकरण बनेगी जब आप इसको दिखाओगे इस तरह से, तो मतलब अगर इसका मान लो केंद्र 0 0 आ जाए, जैसे मान लो आपके पास ये समीकरण यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान लो 4 आ रहा है आपके पास, तो इसको आप एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर, उधर आ रहा है 2 का स्क्वायर। अब इसका केंद्र तो हो गया 0 0, इसकी त्रिज्या होगी 2, तो वृत्त की जो समीकरण वो आपकी इस तरह से बन सकती है, यानी इसका केंद्र माना जाएगा 0 0 और इसकी त्रिज्या आ गई आपकी 2, ये 2 होगी ना यहाँ पर, इधर भी 0 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा -2 0 और यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस से 2। तो जब इस तरह की समीकरण आएगी तो हम इसको यूँ दिखा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आपको देखो विशेष रूप से एक दूसरा क्या होता है हमारे पास जो होता है हमारे पास दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त के बारे में आप और जान लो क्या होता है। वृत्त का तो नियम जान रह जाएगा आपकी, यानी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल होता है आर स्क्वायर। अब जो दीर्घवृत्त होता है, दीर्घवृत्त के बारे में आपको याद रखना है, ये होता है आपका x स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर, उधर होता है 1। और अगर मान लो कि अब a बड़ा हो b से, तो आप इसको देखो यूँ इस तरह से दिखा सकते हो ऐसे। तो जो हमारा दीर्घवृत्त होगा वो इस तरह से बन जाएगा। अभी ये कहलाएगा अपना दीर्घवृत्त, ठीक है। यहाँ पर इसका सेंटर है 0 0 और यहाँ पर बिंदु आएगा a, 0, यहाँ -a, 0, यहाँ 0, b और यहाँ पर 0, -b। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इन दोनों की पहचान का तरीका क्या होता है। पहचान का तरीका होता है दोनों के लिए हमेशा कि दोनों चरों की घात क्या होगी, 2 होगी। दोनों चरों की घात 2 होगी। ये दीर्घवृत्त और वृत्त के समीकरण की पहचान का तरीका आपको याद रखना है। अब हमें ये विभेद कैसे करना होता है कि जो समीकरण दे रखी है वो आपकी दीर्घवृत्त की है या वृत्त की है, तो उसका एक विशेष तरीका और लिख लीजिए आप। जैसे मान लो कि अब आपके पास कोई सवाल आ जाए, मान लो इस तरह से लिखा हो, जैसे मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल 16 आ रहा मान लो, और आपसे पूछे कि दीर्घवृत्त की समीकरण है या वृत्त की समीकरण है। तो देखो 4 दोनों में से कॉमन लेके आप इनको उठा सकते हो ना, यानी सब में आप 4 का भाग लगा दो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आएगा 4। तो ये x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। तो इसका केंद्र 0 0 आ गया ना, और इसकी जो त्रिज्या है वो आ गई है 2। तो ये किसकी समीकरण हो गई है, ये वृत्त की समीकरण हो गई है, ठीक है ना। और अगर मान लो ये मैं ऐसे लिख दूँ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16, तो अब ये वृत्त की समीकरण नहीं है, अब किसकी है, वो दीर्घवृत्त की समीकरण है। क्योंकि अब देखो वृत्त की समीकरण में क्या होता है कि जो x स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों गुणक को आपका एक सिंगल आ सकता है, एक सिंगल संख्या बना सकती है। लेकिन इसमें अगर आप देखो इसकी तो गुणक क्या बना है, लेकिन इसका वन नहीं है ना। अगर आप इसको वन बनाओगे, यानी अगर मान लो आप 4 का भाग दोगे इसमें, तो ये देखो आप पास ऐसी फॉर्म आएगी, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा 4 बराबर 4। अब देखो इसका गुणा 1 लेकिन इसका बटे में 4 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, दीर्घवृत्त है। और इसके लिए आप इसको 1 का स्क्वायर मान लेंगे, इसको मान लेंगे आप 2 का स्क्वायर, उधर आ रहा है 2। और अब इसका जो दीर्घवृत्त बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, यहाँ 0, 2, यहाँ 0, -2, या 1 0, या 0, -1, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको अभी बताई है इनके पहचान करने के बारे में। अब देखिए हम जो आगे प्रश्नावली है उसको स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो देखिए आप प्रश्नावली देखिए आगे, हम अपनी प्रश्नावली की बात करेंगे जो आपकी है कौन सी, 11.1। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये 6 अंक की प्रश्नावली भी आपकी,
अभी तक वर्तमान के हिसाब से 6 अंक की प्रश्नावली है और इसमें 3 और 3 अंक के 2 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रश्नावली का मुख्य तरीका है कि अगर आपको डायग्राम सीखना, अगर डायग्राम समझ आएगा तो आप पूरी सवाल कर लोगे, और अगर आपके डायग्राम समझ नहीं है तो आप कोई भी सवाल आगे नहीं कर पाओगे। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो डायग्राम होता है। जैसे पहला सवाल दे रखा मैं, यदि एक तो मेरे पास आ रहा परवलय यानी y स्क्वायर इक्वल 4x आ रहा है और एक लेना आपको नाभिलंब, और इनसे जो परिबद्ध क्षेत्र वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको मतलब परवलय दिखाना है इस तरह से, और परवलय हमारा क्या आ रहा है y स्क्वायर, देखो इक्वल 4x आ रहा है, मतलब अक्ष के अनुदिश आएगा ये अक्ष डैश y डैश। तो जो अपना परवलय है वो देखो इस अक्ष के अनुदिश इस तरह से आ रहा है, यानी y स्क्वायर इक्वल आ रहा है क्या 4ax, ठीक है। और इसके देखो नाभि क्या आएगी, यहाँ पर रह जाएगी मान लो a,0 आगे इसकी नाभि हो। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, नाभिलंब, नाभिलंब की बात करो आप। नाभिलंब का मतलब आप इस नाभि पर आपको लंब डालना है, इस अक्ष वाली, ठीक है ना, इस गुजरते हुए, ये नाभिलंब है। तो ये भी क्या है इसका नाभिलंब है, ठीक है ना, इसको आप पता बता के बढ़ा दो। और भी तो यहाँ पर अक्ष का मान ये, तो मतलब ये इसका नाभिलंब का समीकरण हो गया आपका अक्ष बराबर a, ठीक है ना, ये नाभिलंब का हो गया समीकरण। अब आपको करना क्या है, इनसे तो परिबद्ध क्षेत्र वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए परिबद्ध क्षेत्र इन दोनों के बीच में आपका ये पूरा कंप्लीटली आ रहा है। अब देखिए इसको हम निकालेंगे कैसे। तो ये परिबद्ध क्षेत्रफल आप निकालने के लिए क्या कर सकते हो आप, देखो मैंने इस तरह से एक छोटा सा मान लो ये आयताकार, अगर मान लो भाग लेता हूँ मैं इस तरह से, ये मान लो ये मेरे पास एक छोटा सा क्या है आयताकार भाग है, ठीक है ना। देखो वैसे हम क्या करें, इसका डबल कर देंगे, क्योंकि जैसा ऊपर आएगा ना ये उतना क्या आ रहा है इसके नीचे आ रहा है, तो हम एक का निकाल के इसको 2 से गुणा कर देंगे, a b और ये c। अब जितना भाग नीचे आ रहा है उतना हमारे पास क्या आ रहा है ऊपर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे एक का निकाल के इसको 2 से गुणा कर देंगे। अब देखो इसमें क्या होता है, ये देखो मेरे पास एक छोटा सा आयताकार भाग है, मान लो कि हमारे पास क्या एक आयताकार भाग है, ठीक है ना। इसकी जो लंबाई है यहाँ पर वो तो क्या है मेरे पास y होगी ना, इसकी चौड़ाई क्या होगी, मतलब अक्ष में थोड़ा सा परिवर्तन आपने डेल एक्स मान सकता है, ठीक है ना। इसकी लंबाई तो आपने मानी है y और इसकी चौड़ाई मानी आपने डेल एक्स। अब इसके हिसाब से हम उसको काम में लेंगे, ठीक है ना। डेल को आप इसमें d से भी लिख दोगे यानी dx लिख दोगे आप। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हो तो आप कैसे निकालते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई, इससे निकालते हो आप। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आप अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा 2 गुणा एरिया ऑफ OAB। मतलब हम क्या करेंगे, इस OAB को 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो 2 तरह का सेम, अब जो OAB का एरिया आप निकालते हो तो इसमें देखो लिमिट, अगर देखो आपका ये अक्ष को टच कर रहा है ना, तो इसको अक्ष के अनुदिश निकालना आपको, तो लिमिट बनेगी आपकी 0 से a, लिमिट बनेगी आपकी 0 से a, और यहाँ पर आप दे दोगे y इंटू dx, ठीक है। 2 से गुणा कर दिया, लिमिट लगा दी 0 से a, और आपका मान आ गया y इंटू dx। अब देखो इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ 2 तरह जाएगा सेम ना, और ये लिमिट आपकी है 0 से a। मैंने बोला ना बी वाई इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि मैंने मान लो ये एक खंड लिया, ये वाला ये y लंबाई का है और इसकी चौड़ाई की बिल्कुल थोड़ी सी यानी डेल एक्स। अब देखो y का मान आपको इस फॉर्मूले से निकालना, वापस क्या आएगा √4x आ जाएगा, यानी रूट में 4ax इंटू मारा है dx। अब देखो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो 2 तरह का सेम, इस √4a को आप लिख दोगे बाहर, और इंटीग्रेशन आ रहा है मेरे पास 0 से a √x और ये dx। अब इसका √2 होता है तो ये हो गया मेरे पास 4√a इंटीग्रेशन 0 से a √x और ये dx। तो 4√a तो आ रहा सेम। अब इसका क्या होता है, x की पावर 3/2 बटे में 3/2, और लिमिट आ रही है आपकी 0 से a। अब इसको देखो आप जब आगे सॉल्व करोगे तो 4√a तो हर जगह सेम, इसको आप 2/3 लिख दोगे, और x की पावर 3/2, लिमिट आपकी है 0 से a। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये 8√a/3 आ रहा है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। अभी आ रहा है 8√a/3,
और इसको देखो सरल करने पर ये मान आपका आ जाएगा a√a हो जाएगा और वो आ रहा है 0। अब 0 को मैथ होता नहीं है, इसको आप इससे गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा 8a² बटा 3 वर्ग मात्रक, ठीक है ना, वर्ग मात्रक। तो इस तरह से आप अपना जो ये क्षेत्रफल वो प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। ये हमने अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको कंप्लीट किया है। तो शायद ये बात आपके सब क्वेश्चन में आ गई होगी। अब देखो हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है हमारे पास अभी। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यानी सवाल नंबर 2, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है यानी प्रश्न नंबर जो 2 है उसमें देखिए, इसमें देखो आपको एक तो वृत्त दिया गया पहले बना करिए, ठीक है ना। यानी जो वृत्त है वो तो मेरे पास आ रहा है x² प्लस y² बराबर 4। और जो दूसरा मेरे पास क्या आ रहा है, एक आ रहा है मेरे पास, इसमें आ रहा है yx, ये आ गया यहाँ पर भी yx। एक आ रहा है x बराबर 1। इनके बीच का जो क्षेत्रफल वो आपको प्राप्त करना है, ठीक है ना। ये तीन चीज हमारे पास। देखो सबसे पहले जो वर्त की समीकरण है, देखो वर्त की समीकरण को आप यूं लिख दोगे x - 0 का होल स्क्वायर और y - 0 का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। तो इसे इसका जो केंद्र है ना वो तो आ गया 0 0 और इसकी त्रिज्या है वो आ गई 2 मात्रक। तो जब पहले आप इसका डायग्राम दिखाते हो तो वो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, यहाँ 0 आ रहा है। अब देखो इसका केंद्र 0 0 का मतलब यह इसका केंद्र आ जाएगा, ये इसका केंद्र आ गया 0 0। और उसके बाद देखो इसकी त्रिज्या 2 है ना यहाँ पर, तो यहाँ बिंदु आएगा 2,0, यहाँ पर 0,2, यहाँ -2,0 और यहाँ 0,-2। ठीक है, ये तो होगा आपका मतलब वृत्त के बारे में। अब एक आ रहा है आपके पास yx, तो मतलब yx होगा आपका ये वाला, ये yx काम आ गया। फिर एक आ रहा है x बराबर 1, x बराबर मान लो एक रेखा आपकी आएगी कहाँ से, यहाँ से आ जाएगी। ये रेखा जो आपकी वो क्या है, x बराबर 1 है, इसको आप मान लेंगे x बराबर 1 रेखा। अब देखो इन तीनों के बीच में चित्र कौन सा बन रहा है आपका, देखो ये वाला चित्र बनेगा आपका यहाँ पर। और जो आप इन तीनों के बीच की बात करोगे तो देखो तीनों के बीच में आपका ये वाला क्षेत्र वो बनने वाला है। तो हमें इस क्षेत्र का क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो मेरे पास ये पॉइंट ओ हो गया, यहाँ पर मान लो ए, यहाँ पर मान लो बी, यहाँ सी, यहाँ पर डी और यहाँ ई। हमें ये पूरा कंप्लीट क्षेत्र वो अपना प्राप्त करना है। तो देखो उसमें आपने क्षेत्र मतलब आपका ये अक्ष को टच कर रहा है ना, तो आपने इसको अक्ष के नजदीक मान लिया इस तरह से, ठीक है ना। तो मान लो आपने ये पट्टिका ली इस तरह से, इस पट्टिका के हिसाब से आपको क्या निकालना है, अपना क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो सबसे पहले मान लो, देखो हमारे पास ये जितना ऊपर आ रहा है ना, देखो उतना इसके नीचे भी आ रहा है, तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो आपको इसमें भी क्या लिखना है, आपको लिखना है अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा, आप इसको एरिया ऑफ ओ ए बी सी लिख दोगे आप, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। अब 2 तो आ गए यहाँ पर सेम। देखो जब आप इसको अक्ष के नजदीक इधर लोगे ना, तो यहाँ पर बिंदु बनेगा आपका 1,0। तो इसमें अक्ष की लिमिट काम आ गई 0 से 1 और y इंटू डी एक्स। ध्यान रखना जब आप अक्ष के नजदीक लोगे तो आपकी लिमिट अक्ष की आएगी और साथ में dx आएगा, इसके अलावा क्या आएगा, यहाँ पर y आएगा। अगर आप इसको y के नजदीक लोगे तो लिमिट भी y की और यहाँ पर dy आएगा और यहाँ पर लिखा जाएगा अक्ष, ठीक है ना। अभी 0 से 1 आ रहा सेम। अब y का मान आपको इस वर्त के समीकरण से यानी यहाँ से निकालना है, जो आपका मान क्या आएगा, रूट में 4 - x² इंटू आ रहा है dx। अब देखो 2 तो यहाँ पर सेम आ रहा है। अब देखो यहाँ पर आपको लंबे वाला फॉर्मूला बनता है, वो रूट में a² - x² वाला, ये पढ़ा है ना आपने फॉर्मूला पिछले साल में। यानी रूट में a² - x² आपका क्या होता है, x बटा 2 रूट में a² - x² प्लस a² बटा 2 साइन इनवर्स x बटा a प्लस सी। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा है।
तो हम यहाँ पर देखो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो दो तो आ रहा सेम, यहाँ पर x बटा 2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटा 2 साइन इनवर्स x बटा 2, लिमिट लगानी आपको 0 से 1। अब देखो 2 को तो सेम रख लोगे आप सीधा। अब देखो सबसे पहले आपने इसमें 1 का प्रयोग किया यहाँ पर, तो ये मान आ गया 1 बटा 2, फिर रूट में आ रहा है 4 माइनस 1, फिर यहाँ पर ये मान 2 हो गया आपका साइन इनवर्स 1 बटा 2 माइनस, जब 0 लगाओगे आप तो ये 0 बनेगा। अब देखो आगे वाले में आएगा माइनस में 2 साइन इनवर्स से 0। अब देखो इनको आप आगे सॉल्व करोगे तो ये तो 2 तो पड़ा है बाहर पहले से एक बार, या मतलब ये आपका मान रूट 3 बटा 2 हो गई, ठीक है ना। और अब देखो मान आपका ये 2 तो आ रहा है सेम, इसको आप ले देंगे कितना, ये 1 बटा 2 मान साइन पाई बाई 6 का होता है, इसका मान आपका आ गया पाई बाई 6, ठीक है। और आगे वाला सारा 0 है ही, क्यों उसका मान 0 होता है। अब देखो ये 2 तो आ रहा है सेम यहाँ पर भी, ये रूट 3 बटा 2 और ये आपका मान हो गया पाई बाई 3, ठीक है। आपने इसको यहाँ तक कर लिया है ना। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, चाहो तो आप इस 2 को ना अंदर गुणा कर देना सबसे। तो देखिए जैसे आप इस 2 को अंदर गुणा कराओगे तो आपके पास मान आ जाएगा रूट 3 प्लस 2 पाई बाई 3 वर्ग मात्रक। ये आपने इसका क्या निकाल लिया है, सॉल्यूशन वो आपने प्राप्त कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। ये हमारा हो गया सवाल नंबर 2। अब देखो हम बात करते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया आपको। जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है वो देखो एक साइन वाले फलन से संबंधित क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसको कैसे करना है वो आप देखिए। ओके, देखो 3 नंबर में आ रहा हमारे पास ये, यानी y बराबर साइन एक्स लिखा हुआ है, ये फलन है, और साथ में अक्ष अक्ष से परिबद्ध, अक्ष अक्ष से परिबद्ध, और इसके अलावा क्या लिखा हुआ है देखो, जो अक्ष का मान है वो आपका 0 से 2 पाई के बीच में रहेगा। ये प्रश्न हमारे पास। अब देखो इस सवाल का हल कैसे करोगे आप। मतलब सबसे पहले क्या करना है, हमें साइन एक्स का जो ग्राफ वो खींचना होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 0 मान लिया है, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ प्लस 1 और यहाँ माइनस 1, ठीक है। अब देखो आप आगे, तो देखिए आप आगे इसको, आप जानते हैं कि साइन का जो परिसर होता है वो प्लस 1 से माइनस 1 से प्लस 1 होता है। अब जब साइन 0 का मान लेंगे तो आप जानते हैं 0 मान होता है, फिर पाई बाई 2 इसका मान 1 होता है। मतलब साइन का जो ग्राफ है वो इस तरह से चलने वाला है, ऐसे, फिर वापस 0, ऐसे ऐसे, मतलब जो साइन का ग्राफ वो चलने वाला होता है। अब आपको इनसे परिबद्ध क्षेत्र, मतलब आपका ये पूरा कंप्लीट क्षेत्र हो गया, ये वाला यहाँ तक का तो ये हो गया, और इतना आपका हो गया ये वाला। अब देखो मैं यहाँ पर आपको एक बात और समझा दूँ पहले। जैसे आपका मान लो क्षेत्र होता है, अगर आप इसको अक्ष के सापेक्ष लेते हो तो आपको ध्यान रखना है कि मान आपका पूरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा मान आपका। ये पूरा कंप्लीट मान क्या होता है, पॉजिटिव, और ये मान क्या होता है आपका, निगेटिव होता है। और अगर आप y के सापेक्ष लेते हो, y एक्स के सापेक्ष, तो इसमें ध्यान रखना आपको कि ये जो मान आपका पूरा वो आएगा पॉजिटिव, ये कंप्लीट ले मान तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये कंप्लीट लेगा निगेटिव, ये निगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो अक्ष के सापेक्ष आप ले रहे हो, तो ये मान तो आपका आएगा पॉजिटिव और ये क्या आएगा आपका निगेटिव आएगा। तो हम क्या करेंगे, इतना निकाल के इसको 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको। आपको लिखना है कि मान लो मेरे पास यहाँ पर बिंदु A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो आपको लिखना है अभिष्ट क्षेत्रफल। तो इसके लिए आप लिखोगे 2 गुणा
एरिया ऑफ ओ ए पी, डबल कर दोगे आप। अब देखो यहाँ से यहाँ तक के लिए आपकी लिमिट बनेगी, यहाँ पर देखो पाई है ना आपका, ये पाई कोमा 0, तो लिमिट लगाओगे आप इसमें 0 से पाई। और वाई इंटू डी एक्स, क्योंकि आप ये एक्स को टच करा तो एक्स के हिसाब से चले दो तो आएगा सेम, 0 से पाई। अब जो वाई का मान है यहाँ पर वो है साइन एक्स और ये डी एक्स। अब देखो दो को रखना आपको सेम, साइन का होता है माइनस में कोस एक्स, लिमिट आपकी आ रही है 0 से पाई। अब देखो दो तो यहाँ पर आ जाएगा सेम। अब देखो आपको इसमें जो दोनों सीमाएं है ना उनका बारी बारी से प्रयोग करना है। सबसे पहले आपने लिखा तो मान आएगा माइनस का कोस पाई, फिर माइनस का कोस 0 तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का कोस से 0 बन जाएगा, क्यों माइनस फॉर्मूले में होता है और ये खुद आपका माइनस है। अब दो उतर जाएगा सेम यहाँ पर भी। अब इसका मान देखो आप जानते हैं क्या होता है, माइनस 1 होता है इसका मान, और इसका मान होता है प्लस में 1, तो 2 इंटू ये भी +1 और ये भी +1, तो क्या मान आ गया आपका 4 वर्ग मात्रक आपको प्राप्त हो गया है। ठीक है ना, ये था अपना प्रश्न नंबर 3। अब देखो आप आगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। देखो जो अपना 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा उसमें देखिए ये लिखा हुआ है, यानी 4 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा अपना उसमें आ रहा है ये वाला, क्या देखो इसमें एक तो आ रहा है हमारे पास ये पैराबोला आ रहा है, यानी y बराबर आ रहा है मेरे पास 2√x आ रहा है। दूसरा x बराबर 0 और x बराबर 1, इनसे जो परिबद्ध क्षेत्र है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसको कैसे प्राप्त करेंगे अभी। अब इसको हल करने का मतलब देखो ये हो जाएगा आपका कि जब आप इसके ऐसे ग्राफ दिखाओगे, यहाँ पर मान लो x है, यहाँ पर x डैश, यहाँ पर y और यहाँ पर y डैश। देखिए मेरे पास ये y बराबर देखो 2√x लिखा है, अगर मैं इस रूट को हटाता हूँ तो मेरे पास ये शर्त आएगी 4x, तो मतलब ये परवलय है आपका, ठीक है ना, ये परवलय आएगा और वो भी आएगा किसकी तरफ, x की तरफ आएगा। लेकिन ध्यान रखना परवलय जो आपका आएगा ना वो केवल इतना ही आएगा यहाँ तक ही, और आगे वाले को आप एक बार केवल बस कल्पना मात्र मान सकते हैं, ये आपका वास्तव में नहीं आएगा। ये आ रहा है मेरे पास कितना, y बराबर 2√x, क्योंकि ध्यान रखना जब एक देखो जब रूट पहले से लगा हो ना, जैसे मान लो y बराबर √x आ रहा है तो यहाँ पर आपका मान क्या आएगा, y का मान ओनली पॉजिटिव आएगा। और अगर मान लो आपका सारा y स्क्वायर x आ रहा है, फिर आप जब y का मान निकालो तो क्या आएगा, दोनों आएगा प्लस माइनस √x। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर पहले से रूट लगा रखा है तो ओनली प्लस आएगा, और आप रूट लेते हो तो क्या आएगा, प्लस माइनस दोनों आएगा। तो यहाँ पर जो आपका मान है देखो इसमें रूट पहले से लगा हुआ है, पहले से लगा होने का मतलब y का मान केवल प्लस से आएगा, यहाँ पर माइनस किसी भी हाल में नहीं आएगा, क्यों रूट पहले से लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसलिए आपका इधर जो परवलय वो आपका ये आ रहा है, साथ में x बराबर 0 आपकी ये वाली हो जाएगी, और उसके अलावा आपकी लाइन आ रही है x बराबर 1, x बराबर जो 1 लाइन है वो आपकी इस तरह से ये हो जाएगी। अब आपको इन तीनों से जो परिबद्ध क्षेत्र पूछा है वो यहाँ पर आपका देखो ये वाला बन जाएगा, ठीक है ना, ये वाला क्षेत्र परिबद्ध हो जाएगा आपका। तो हमें ये क्षेत्र क्या करना है, अभी इसको प्राप्त करना है। इसको आप ओ मान लो, इसको ए मान लो और इसको भी मान लो। और अब देखो इसी प्रश्न में अगर मान लो ये रूट नहीं होता, ये ऐसे लिखा होता तो इसमें साथ में ये नीचे वाला ये भी शामिल होता, ठीक है ना, लेकिन जब रूट लगा रखा है तो केवल ऊपर वाला ही शामिल होगा। अब देखो इसको हल करने का तरीका क्या रहेगा। यहाँ 0 आ रहा है मेरे पास, तो ये बिंदु 0 0 हो गया, यहाँ पर हो गया 1 0, अक्ष को टच कर रहा है ना, तो आप लिखोगे अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल का मतलब ये हो गया अब क्या, यानी आपको लिमिट लगानी कितनी, 0 से 1 y इंटू डी एक्स, 0 से 1, और जो y का मान हमारे पास वो क्या आ रहा है, 2√x आ रहा है, और आ रहा है डी एक्स। अब यहाँ पर देखो 2 को तो रखना बाहर, 0 से 1 √x dx आ रहा है, तो 2 तो बाहर ही, इसमें x की पावर 3/2, यहाँ पर भी 3/2, और लिमिट है 0 से 1। अब देखो 2 तो रहेगा पहले से बाहर,
साथ में 2/3 भी बाहर आ गए हैं। अब x की पावर 3/2 और लिमिट 0 से 1, ये 4/3 आ रहा है। 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 और 4/3 और ये 1 माइनस 0 और मान आ गया 4/3 वर्ग मात्रक आ गया। ठीक है ना। तो हमें ये इस तरह से कंप्लीट करना था। तो शायद ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखिए आप सारे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या करना आपको, जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें देखो ये लिखा हुआ है, इसमें देखो आ रहा हमारे पास क्या, एक तो मतलब आपके पास ये रेखा आ रही है यानी y बराबर मापांक अक्ष के रूप में ये आ रही है। एक आ रही है x बराबर -3 और एक है x बराबर 1। इनके अलावा क्या आ रहा है, अक्ष आ रहा है। इनसे देखो परिबद्ध क्षेत्र का आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो देखो सबसे पहले मापांक वाले को देखिए आप, मापांक हटाने का मतलब आप इसके आगे प्लस माइनस एक्स लगा देंगे, यानी आपके पास क्या आएगा, या तो आएगा y बराबर x और यह आएगा y बराबर माइनस का x। ठीक है ना। अब देखो जब इसको ग्राफ में इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे तो देखिए जो y बराबर x रेखा वो आपकी ऐसे गुजरती है, ये y बराबर x रेखा आ रही है आपकी। और ये देखो नीचे क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपका मान y का माइनस आएगा नहीं, क्योंकि x का मान से प्लस रखो से माइनस y का मान आपको हमेशा क्या प्राप्त हो रहा है, प्लस से प्राप्त हो रहा है। फिर जो y बराबर माइनस x रेखा वो देखो आपकी इधर ही साइड आ जाएगी, ये वाली ये आ रही है y बराबर माइनस में x। और अब एक रेखा आपकी है कौन सी, x बराबर -3। तो x बराबर -3 हो गया आपकी यहाँ पर। और दूसरी जो नेक्स्ट रेखा आपकी आ रही है वो आ रही है x बराबर 1। क्या रेखा हो गया आपकी x बराबर 1 और 1 लेना आपको x अक्ष हो गया आपका ये वाला, x मानो, x डैश मानो, y मानो और y डैश मानो, यहाँ पर आ रहा है 0। अब देखो इन तीनों से जो परिबद्ध क्षेत्र बनेगा ना आपका वो ये वाला बनने वाला है। इतना तो ये बन रहा है आपका और कुछ इतना इधर ये बन रहा है, ये परिबद्ध क्षेत्र हमारे पास। इसको आपने मान लिया ए बिंदु, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया और इसको डी मान लिया। अब देखो आपको क्या निकालना है, ये परिबद्ध जो क्षेत्र वो आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ पर बिंदु आ रहा मेरे पास वो आ रहा -3,0 और यहाँ पर आ रहा है 1,0। ठीक है ना। अब देखो ये क्षेत्र जो आपका ये दो लाइनें अलग अलग बना रही है, तो हमें दोनों लाइनों को क्या निकालना पड़ेगा, अलग अलग क्षेत्रफल वो प्राप्त करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल वो प्राप्त कर लेंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, तो इसमें आपको देखो एक तो निकालना पड़ेगा क्या, एरिया ऑफ एबीओ निकालना पड़ेगा, प्लस दूसरा आपको निकालना पड़ेगा ओसीडी, एरिया ऑफ ओसीडी। अब देखो ध्यान से आप, जब आप एबीओ निकालोगे ना, एबीओ वाला ये, तो लिमिट बनेगी आपकी -3 से 0 बन जाएगी यहाँ तक, और ये वाला ही आपका आगे 1 और 0। तो पहले आपकी लिमिट आएगी -3 से 0 और y1 इंटू dx, फिर साथ में प्लस 0 से 1 y2 इंटू dx। अब देखो -3 से 0 लिमिट आ रही है आपकी। अब यहाँ पर जो मेरे पास y1 का मान है वो देखो इस रेखा से निकलेगा, यानी माइनस का अक्ष आएगा, -x dx प्लस 0 से 1, और इससे जो y का मान है वहाँ पर क्या निकलेगा, प्लस x निकलेगा, x और ये dx। अब देखो अगर आप इस माइनस को अगर यहाँ से हटाना चाहें तो आप इसमें लिमिट बदल दो, आप इसमें ये प्लस हो गया, यहाँ पर आपने गुणधर्म 2 पढ़ाया ना, 0 से -3 और ये आ रहा है x dx, यहाँ पर 0 से 1 और ये x dx। अब देखो इनका अलग अलग समाकलन करो, ये तो हो गया x²/2 लिमिट 0 से -3 प्लस इसका भी x²/2 लिमिट 0 से 1। अब इनको सरल कर लो आगे आप, जब आप इसका प्रयोग करोगे तो ये देखो आएगा प्लस का 9/2 माइनस फिर आ जाएगा 0। जब उसका प्रयोग करोगे तो आएगा 1/2 और माइनस में 0। तो ये मान आ गया 9/2 प्लस 1/2,
यानी 10/2 बराबर 5 वर्ग मात्रक। तो जो आप अपना यहाँ पर मान है वो कितना प्राप्त कर सकते हो आप, 5 वर्ग मात्रक। ठीक है ना। आज हमने बस यहाँ तक पढ़ा है, बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।